विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के इस चैनल में आपका मैं कालूलाल कुलमी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने यूजीसी नेट के लिए और आपके हिंदी साहित्य की जो बाकी विषय हैं उनको लेकर के बहुत सारे वीडियो मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं। जब भी आपको समय मिलता है, फुर्सत मिलती है, आप इत्मीनान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। हमेशा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए। हम लोग बात कर रहे थे इकाई नंबर 4 जो है आपके सिलेबस की, यूजीसी नेट के हिंदी के सिलेबस की, उसमें वैचारिक पृष्ठभूमि यानी विचारधाराओं को कैसे समझा जाए, है ना। चाहे नवजागरण हो, चाहे भारतेंदु हो, चाहे गांधीवाद हो, अंबेडकर दर्शन हो, लोहिया दर्शन हो, मार्क्सवाद हो, है ना। क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उस विचार को लेकर जो साहित्य लिखा गया, जो कुछ लिखा गया, कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना, उसकी समीक्षा करना, उसके ऊपर टिप्पणी करना, उसकी अंतर अभिव्यक्ति को भाषा के स्तर पर, कंटेंट के स्तर पर समझना, फॉर्म के स्तर पर समझना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए उस वैचारिक पृष्ठभूमि को विद्यार्थियों के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो हमने गांधीवाद, अंबेडकरवाद और लोहियावाद पर मैंने वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे मार्क्सवाद, मनोविज्ञान, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, है ना, जिनको हम सबाल्टन डिस्कोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मार्क्सवाद के ऊपर कि मार्क्सवाद क्या है। कार्ल मार्क्स का जन्म आपको मालूम ही है 1818 में हुआ था और 1883 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जर्मनी के बड़े विचारक थे, वो चिंतक थे। उनके साथ एंगल्स थे, दोनों मित्र ने मिलकर के 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था और उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो असमानता है उसका कारण कोई भगवान, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि चीजों का असमान वितरण है और वर्गीय जो असमानता है, जिसको भारतीय संदर्भ में हम कहेंगे कि जातिगत असमानता है ना। तो उस संदर्भ में उन्होंने पूरा मानव इतिहास को विभाजित किया और उसके तमाम युगों की एक महत्वपूर्ण व्याख्याएं प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोलोटेरियन यानी कि जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमजीवी वर्ग है, वो एक दिन सत्ता पर कब्जा करेगा और वो हिंसक तरीके से कब्जा करेगा, क्योंकि अहिंसक तरीके से कब्जा करना उसके लिए मुश्किल है और सत्ता बहुत पावरफुल है, लेकिन जनता की जो शक्ति है, जनता का जो विद्रोह है, उसके आगे उसकी कभी नहीं चल सकती है। और मार्क्स की मृत्यु के बहुत समय बाद 1917 में जब रूस में क्रांति होती है तो कहा जाता है कि जो मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की थी, कार्ल मार्क्स ने, वो सत्य हो गई और दुनिया पिछली शताब्दी में इस विचार का बड़ा जोर रहा। आप देखते हैं कि भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उस पर भी बहुत सारी चीजों को लेकर इसका प्रभाव नजर आता है। गांधी जी के विचारों का प्रभाव तो नजर आता ही है, लेकिन मार्क्सवाद का प्रभाव फिर पूरी दुनिया में पड़ता है और बाद में क्यूबा में और तमाम जगह पर क्रांतियां होती है। फिर 2008 में आपको पता होगा नेपाल में भी क्रांति हुई थी, लेकिन वो आज नेपाल की जो स्थिति है, विडंबना है, वो एक अलग तरह की विडंबना है और उसकी जो दूरदशा है कि उसमें अब राजशाही को वापस लाने की मांग चल रही है। हम उस पर न जाकर के हम मार्क्सवाद को समझने का प्रयास करेंगे। और मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स ने इस बात को बकाया कायदा कहा था कि आर्थिक जो दशा है ना, वही आपकी वास्तविक दशा है। जो आपकी आर्थिक स्थिति है वही आपकी सामाजिक स्थिति है। लोग आपकी आर्थिक दशा, दुर्दशा के आधार पर ही आपको ट्रीट करेंगे, आपका सोशल स्टेटस चेक करेंगे, आपको उस हिसाब से सम्मान देंगे। और आज का जमाना तो आप जानते हैं पूंजीवाद का जमाना है ना। इसलिए देखिए कार्ल मार्क्स ने उसारा किया था कि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, फिर उसने इस प्रकार से उसका नाम दिया था आदिम साम्यवाद, साम्यवाद, फिर पूंजीवाद, नहीं हाँ, समाज, पूंजीवाद, फिर समाजवाद और फिर साम्यवाद। इस प्रकार से उसने इतिहास के 5 फेज बताया उसने, है ना, कि पहले पूंजीवाद आएगा और पूंजीवाद के पतन के बाद फिर समाजवाद आएगा और समाजवादी व्यवस्था में ये होगा कि राज्य ही सब कुछ सर्वे सर्वा होगा और सारी चीजें राज्य के अधीन होगी और जितना भी मुनाफा होगा वो राज्य कवर करेगा और उसका उपयोग वो लोगों के विकास के लिए, राज्य के विकास में करेगा। और पूंजीवादी व्यवस्था में आपको पता है कि राज्य सिर्फ माध्यम होता है। सारी पूंजी जो पूंजीपति वर्ग है, अडानी अंबानी, उसकी होती है। वो कैपिटल लगाता है
और उसके वो लगाता है मुनाफा कमाने के लिए, और उस मुनाफे के साथ साथ कहीं ना कहीं वो वेलफेयर भी करता हुआ नजर आता है आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक वेलफेयर स्टेट का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको बताता है। और इसमें आम जनता, आम जो आदमी है उसकी क्या भूमिका है, मजदूर वर्ग की जो ताकत है उसके बारे में मार्क्स लगातार बताता रहा, और बात उन्होंने की, है ना। और वर्ग संघर्ष की बात इसमें की जाती है, और मैंने कहा ना कि पूंजीवादी जो सिस्टम है, जो कि शोषण का सबसे बड़ा सिस्टम है, उसकी वो आलोचना करते हैं। अब उसका जो सिद्धांत है उसमें क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की वो बात करता है। और इसमें वो बताता है कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है कि जो उत्पाद, जो प्रोडक्शन की जो जो पूरी प्रक्रिया है उसको बदलने की बात करता है। कि पहले क्या था, खेती किसानी से सब कुछ होता था, अब जब मशीनें आई तो मशीनों से सारा उत्पादन होने लगा, सारा चीज होने लगा, तो किस प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया बदलती है। और उत्पादन की प्रक्रिया बदलने से क्या होता है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो और ज्यादा ताकतवर होने लगता है, और उसको मजदूरों की कम से कम आवश्यकता पड़ती है, और वो अपना सारा काम मशीनों के माध्यम से करता हुआ नजर आता है ना। तो कह रहा है कि ये जो उत्पादन या प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसको जो बदल रहे हैं, उसमें आप राज्य की कितनी बड़ी भूमिका, और उसके माध्यम से आप कैसे बाकी सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वर्ग संघर्ष की बात हिंदुस्तान के संदर्भ में समझेंगे तो जाति संघर्ष के रूप में तब्दील हो जाएगा वो। और भारत में मार्क्सवाद का उस रूप में सक्सेस नहीं होने के पीछे भी लोग बताते हैं कि जो इस विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उन्होंने भारत की जो वास्तविक जो समस्या है, जाति की समस्या है, यहाँ पर जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो जो एब्यूजिंग होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको शायद समझने में गलती की थी, इसलिए वो इस विचार को सही तरीके से हिंदुस्तान की जो वास्तविक समस्या है उसके संदर्भ में शायद अप्लाई नहीं कर पाए। फिर हमने कहा ना कि पूंजीवादी समाज या पूंजीवादी सिस्टम की आलोचना करना, फिर साम्यवाद की बात करना, है ना। वो वर्गहीन समाज की बात जो कार्ल मार्क्स करता है कि समाज एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग इक्वल हो जाएंगे, है ना। और फिर बाद में 1937 के आसपास, 36-37 में उनकी मृत्यु होती। ग्रामशी जो इटली के बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने इसको इनके अलग संदर्भ में एक इसकी मॉडर्न और मॉडिफाई व्याख्या करते हुए हेजेमनी और हरारकी की बात कही कि जो हेजेमनी जो है ना वर्चस्व है, और जो हरारकी है उसको खत्म करने की जरूरत है ना। जो संस्कृति के आधार पर जो पूरा डोमिनेशन है कुछ लोगों का समाज में, व्यवस्था में, सिस्टम में, उसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक उसका रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक आपके लिए बाकी सारी चीजों को करना मुश्किल होगा, और बहुत ही ज्यादा एक कठिन प्रक्रिया होगी। और दुनिया भर में विचार लगातार चलता रहा है, आज भी चल रहा है, डेड नहीं हुआ। देखिए कोई विचार कभी मरता नहीं है, उसकी प्रासंगिकता कम ज्यादा होती रहती है समय के हिसाब से। तो हम जो वाम और दक्षिण की जो बात करते हैं ना, कि जो वामपंथ है, ये वाम वही है, लेफ्ट वही है, ये जो मार्क्सिस्ट को, ये वाम को, जो भी कहना है। और दक्षिण पंथ कौन सा है, जो जो आमतौर पर हम बीजेपी पार्टी को दक्षिणपंथी मानते हैं, और जो लेफ्ट पार्टी है उनको उनको वामपंथी मानते हैं, है ना। यानी कि जो राष्ट्रवाद और तमाम चीजें, उसमें एक अलग तरह की थ्योरी है पूरी वो, है ना। तो ये जो लेफ्ट और राइट का जो झगड़ा है वो अपनी जगह है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, इक्वलिटी की जो बात है, सोशल रिफॉर्म की जो बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो बात है, सामाजिक सहिष्णुता, सौहार्द पैदा करने की जो बात है, उन सारी चीजों पर अगर आप सोचेंगे तो उसमें राज्य की क्या भूमिका हो सकती है, राज्य की जो तमाम संस्थाएं उनका क्या रोल हो सकता है, इन सारी चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। और लेफ्ट और राइट के झगड़े में न पड़ करके दोनों की यहाँ से जो अच्छा जो पॉइंट है, जो विचार है, उसको लेने की, उसको समझने की आवश्यकता है। जब तक उसको आप समझेंगे नहीं तब तक आप मार्क्सवाद की जो उपयोगिता है, उसका महत्व है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मार्क्सवाद में जो हिंसा का जो पूरा सिद्धांत है उसकी वो बार बार उसकी मुखालफत, उसकी आलोचना की जाती है कि आप हिंसा से हिंसा को आप काउंटर करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि भारतीय संदर्भ में इसके जो तमाम आयाम है उसको जातिवाद की जो समस्या है उसको भी समझने की आवश्यकता है। फिर जो कैपिटलिस्ट स्टेट है उसके जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसके जो अंतर्विरोध है, उनको भी समझने की आवश्यकता है। और सोशलिस्ट स्टेट की जो प्रॉफिट है, उसकी जो कमियां है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। चाइना आपको पता है कम्युनिस्ट स्टेट है, वहां वामपंथी मार्क्सवादी सरकार, आपको मालूम होगा, है ना। वहां की पार्टी है बस कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। लेकिन वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां का जो सिस्टम है, उसमें क्या है कि उसमें
उसने पूंजीवाद को रिफॉर्म के एक मतलब उसने स्टेट को यूज करके या उस सिस्टम को यूज करके पूंजीवादी सिस्टम व्यवस्था को आजमा करके विकास का जो मॉडल अपनाया है वो बहुत ही पावरफुल मॉडल है। और उसने पिछले 30-40 सालों में पूरा चाइना को बदल दिया। और आप देखिए कि अमेरिका के साथ आज कंपटीशन करता है वो, है ना। अमेरिका में आपको पता है पूंजीवादी सरकार है, वहां तो अलग ही सिस्टम है पूरा। और अब ट्रंप के आने के बाद तो आप देख ही रहे हैं, वहां तो पैसे का ज्यादा महत्व हो गया, हर चीज में वो टांग अड़ा रहा है। हार्वर्ड को भी बोल रहा है हम पैसा नहीं देंगे, बोले आप अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहे हैं। हार्वर्ड जो वहां का विश्वविद्यालय बड़ा ही फेमस, और वहां तमाम लोग, दुनिया के महान महान लोग वहां से निकले हैं, और इंडिया के तमाम लोग वहां पढ़ने जाते ही हैं। तो उस विश्वविद्यालय का भी 200 अरब डॉलर का जो कुछ बजट है उसने रोक दिया है। बोल रहा है कि आप सही पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, और अब हार्वर्ड अपना महत्व खो चुका है। ट्रंप लाइक दैट फेकू मैन, उसकी बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वो बोलता क्या है करता क्या, वो हमारे माननी माननी की तरह है वो, कि जो आपको बोलेगा क्या और करेगा क्या और बाद में क्या चलेगा। कभी बोलेगा कि हम इतनी सारी नौकरियां दे देंगे, कभी बोलेगा कि आप पकौड़ा बनाइए, कभी बोलेगा कि हम 15-15 लाख आपके खाते में डाल देंगे, है ना। तो जो लोग सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बातों में उलझा के रखते हैं, उनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको अगर आप समझेंगे तो कम से कम ठगे जाएंगे। ये बात समझने की आवश्यकता है। हमारी पीढ़ी के जो तमाम लोग हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है, मैं उससे ये अपील करूंगा कि किसी के झांसे में, किसी की बातों में नहीं आना है। अपना ख्याल रखना है, बी पॉजिटिव और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और राजनीतिक की जो लफाबाजी है उसमें अगर आप जितना फंसेंगे उतना अधिक समझिए बहुत ज्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अपने काम पर फोकस कीजिए। सबसे पहले अपना, अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपनी आर्थिक स्थिति को सही करना है। बाकी उसके बाद जो करना है वो सब सेकेंडरी बातें हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर माइंड, डोंट वेस्ट योर ब्रेन। यूटिलाइज द थिंग्स एंड मेक आवर सेल्फ empowered and making ourselves useful and precious and important. This is very important for any human being. So don't go with unliable peoples. They are don't think about you. They are only think about their own profits. वो तमाम लोग जो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और बड़ी बड़ी फेंक के चले जाएंगे, उनके चक्कर में नहीं आना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के मार्क्सवाद की यही अवधारणा, और मार्क्सवाद सच्चाई की बात करता है, सच बोलने की बात करता है, उस सिद्धांत की बात करता है। तो उसको समझने की आवश्यकता। और मैंने बताया उसको कि कार्ल मार्क्स ने ही सिद्धांत को दिया था, और बाद में इस सिद्धांत को, इस विचार को बढ़ाने वाले तमाम लोग आए। भारत में भी तमाम लोग हुए, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, तमाम बड़ी पूरी हिंदी की जो पूरी प्रगतिशील जो काव्यधारा है, प्रगतिशील जो आलोचना है, उसको मार्क्सवादी आलोचना, वामपंथी आलोचना ही कहते हैं। और यहाँ तो वाम और कलावादी दो धाराएं लेखन में भी रही है। राजनीति में भी तमाम पार्टियां हैं, है ना। तो उनका एक एक पूरा अलग ब्यौरा है, वो हम बाद में विचार कर सकते हैं। लेकिन मूलतः आप मोटा मोटी वामपंथ और दक्षिण पंथ का जो अंतर है उसको आप समझ जाएंगे, तो बाकी सारी चीजों को समझने में, उनकी व्याख्या करने में, उन पर एक अपना मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन करने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप इस बात को समझ पाएंगे कि असल में समाज किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, और समाज में क्या कुछ हो रहा है जिसको हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके अंतर विरोध की हम पड़ताल कितनी कर पा रहे हैं। ठीक है। तो मार्क्सवाद की जो मूल चेतना है, मार्क्सवाद की जो मूल अवधारणा है, उसको समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना, उस विचार के साथ हमारी सहमति है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उस विचार को जानना हमारे लिए जरूरी है। उस विचार की जो अवधारणा क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर उसको हम समझेंगे तो हम उस चीज के बारे में अपनी एक वास्तविक राय बना पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया मार्क्सवाद के बारे में। अब हम उसके बाद अगला पढ़ेंगे। हम लोग इकाई नंबर 4 जो आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट के, उसमें जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसी में हम मार्क्सवाद पर बातचीत कर रहे थे। अब हम बात करेंगे मनोविश्लेषणवाद या मनोविज्ञान क्या है ना। तो मनोविश्लेषण क्या है, देखिए मोटा मोटी समझिए। एक तो हमारा शरीर है, शरीर का अपना विज्ञान है। एक हमारा मन है ना। इसका जो विज्ञान है उसको कैसे समझा जाए। भाई इसकी भी तो अपनी एक फंक्शनल बॉडी है ना, ये कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, किससे प्रभावित होता है, कैसे बीमार होता है, कैसे अच्छा होता है,
कैसे इसको अच्छा फील होता है, वो सारी जो चीजें होती है जो कि हार्मोन्स के आधार पर होती है ना। तो जो अंदर की जो प्रक्रिया है वो 19वीं शताब्दी से पहले इस पर हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने जब चिकित्सा शास्त्र का के वो विद्वान थे और कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने जब शरीर शास्त्र के साथ साथ उन्होंने समझने की कोशिश की कि शरीर और मन दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझने की आवश्यकता है। आप सिर्फ शरीर बीमार होता है उसको समझ लेते हैं, लेकिन मन बीमार होता है। मन की जो चेतन, अवचेतन और उपचेतन, वो 3 तरह की अवस्थाएं हमारे सामने दर्ज करते हैं। और वो कहते हैं कि शरीर के साथ साथ मन की जो चीजें हैं उनको भी हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम उनको समझ लेंगे तो हम शरीर और मन का जो अंतर संबंध है, उसकी जो अवधारणा है, उसकी जो काम करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, देन वी विल बी बेटर अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अवचेतन मन की भूमिका को समझना और उसे चेतन मन में लाना। यह सिद्धांत और तकनीक अवचेतन विचारों, इच्छाओं, यादों और भावनाओं को समझने में मदद करती है, जो व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रमुख बातें क्या है इसकी? अवचेतन मन, देखिए जो हमारा मन है ना, उसकी उसकी 3 परतें हैं। चेतन एक जो महसूस कर रहे हैं, फिर एक अवचेतन जो नींद में चले जाते हैं तब, और एक होता है बिल्कुल अवचेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। जब हम से कहा जाता है ना कि नींद की अवस्था में जाने के बाद मनुष्य मतलब मृत्यु की अवस्था ही है वो। ठीक है। तो ये जो अवचेतन मन है इसके अंदर न जाने अपार शक्ति, अपार समृद्धियां, अपार भंडार है। आप देखते हैं कि मुक्तिबोध की कविता में देखते हैं कि वो उसको बहुत बार बार उन्होंने जिक्र किया है अवचेतन मन का। और ब्रह्म राक्षस कविता में भी वो कहते हैं कहाँ अंदर चला जाता है और वो सब कुछ हो जाता है ना। तो कहने का मतलब वही है कि मतलब हमारे जो अवचेतन मन का जो संसार है उसमें इतनी सारी चीजें, उनको समझने की आवश्यकता है और किस प्रकार से उस स्मृतियों, यादों और मनुष्य के मनोविज्ञान को बदलने और निर्मित करने में उसकी कितनी बड़ी भूमिका होती है, उस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। अवचेतन मन में विचार, भावना और इच्छाएं होती है जो व्यक्ति के सचेत मन में नहीं होती, लेकिन वे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है ना। जैसे आमतौर पर तो काम भावना, सेक्स की जो इच्छा है उसको ही इसका संचालक माना जाता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती है। हमने कहा ना कि वो सारी चीजें जो मनुष्य के मन को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी सोच को, उसके चिंतन को प्रभावित करती है, उसके अवचेतन में होती है और उसके व्यक्तित्व की को निर्मित करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर इसमें दूसरा है कि दमित जो भावनाएं होती है, दमित भावनाएं मतलब वो इच्छाएं जो मनुष्य की पूरी नहीं हो पाती, चाहे काम भावना हो, चाहे सपना हो, कोई और कुछ इच्छाएं जो वो किसी कारण से उसको दबानी पड़ती है। वो जो इच्छाएं मनुष्य की दब जाती है या पूरी नहीं हो जाती है, वो कहते हैं कि उसके अवचेतन में जाकर के जमा हो जाती है। और जैसे ही उसको उसके लिए अनुकूल माहौल मिलता है, अनुकूल एटमॉस्फेयर प्राप्त होता है, कहा जाता है कि वो तुरंत सक्रिय हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया। फिर तीसरा है चिकित्सा। अब चिकित्सा शास्त्र ने भी इस मनोविज्ञान की जो दुनिया है उसका बहुत ज्यादा उपयोग किया और उसने बहुत सारी लाइलाज बीमारियां, जो मेंटल बीमारियां होती है, उनका इलाज ढूंढने में इसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मैंने कहा ना, सिगमंड फ्रायड खुद डॉक्टर थे और मनोविज्ञान के डॉक्टर थे, तो उन्होंने ही इन सारी चीजों का अध्ययन किया लगातार और इसके जितने भी आयाम थे, जितने भी सूत्र थे, उनको समझने और समझाने का भरपूर और भरसक प्रयास करते हुए सिगमंड फ्रायड नजर आते हैं। फिर स्वतंत्र साहचर्य। स्वतंत्र सहचार्य का मतलब है कि मनुष्य के मन में जो भी विचार है, जो भी भावना है, उनको सहज रूप में उसको अभिव्यक्त करना चाहिए। कि लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपनी इच्छाएं, अपनी सारी चीजों को अपने अंदर दमित नहीं करना चाहिए मनुष्य, है ना। और आप देखें कि आधुनिक शताब्दी में, इस शताब्दी में समाज कितना खुल गया। पहले तो लोग मतलब बहुत सारी चीजें कहते हैं घर में नहीं कहना, पापा को नहीं कहना, उसको नहीं कहना, है ना। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है कितनी मतलब खुल करके अपनी बात कह देती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना।
कि आप लोग क्या कहेंगे इस कारण से, या घर वाले क्या कहेंगे इस कारण से, जो भी कुछ होता है मन में इच्छाएं, उनको हम खुल करके अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो फ्रायड ये भी कहता है कि आप जब अपनी इच्छाओं को इस तरह से धीरे धीरे करके दबाते रहेंगे तो वो आपके अंदर एकत्रित होती चली जाएगी, और जब वो आपके अंदर एकत्रित होती चली जाएगी तो एक दिन वो बहुत बड़ा गुब्बार बनकर के आपको ही नष्ट कर देगी। इससे बढ़िया ये है कि आप उनको समय रहते और सही तरीके से अभिव्यक्त करते जाएं और खुल करके अपनी बात रखें, ताकि वो आपके भीतर इस प्रकार का कोई भी भाव पैदा न हो, और आपके फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट है वो बड़ा ही सहज तरीके से होता चला जाए। फिर स्वतंत्र साहचर्य की बात हमने बताई थी। फिर स्वप्न विश्लेषण की बात करते हैं, यानी सपनों की व्याख्या करना, यानी कि मनुष्य को सपने भी उसी प्रकार के आएंगे जिस प्रकार की उसकी इच्छाएं होंगी। ये भी सच है। तो जो चिकित्सा शास्त्र के जो लोग हैं वो मानसिक बीमारियों का समाधान करने के लिए इंसान के सपनों की व्याख्या करते हैं, उसको इस प्रकार की उसकी कहते हैं ना कि उसकी काउंसलिंग करते हैं, उससे इस प्रकार की चीजें पूछते हैं, उसकी पूरी दिनचर्या क्या है, उसने क्या क्या किया, किससे प्यार किया, मोहब्बत की, उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, उसको क्या नुकसान हो गया, किससे प्रेम हो गया फिर असफल हो गया, या पैसा का कुछ लूज हो गया, किसी ने उसके साथ में चीट किया, है ना, जो कि आपके दिमाग पर बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। उन सारी चीजों की वो बड़ी गहराई से व्याख्या करते हैं, और उसके बाद काउंसलिंग करते हुए उस समस्या से निकलने का वो रास्ता आपको बताते हैं। और कहते हैं कि मतलब स्वप्न जो है ना वो आपके अवचेतन को समझने में उससे बड़ी मदद मिलती है। इसलिए जो डॉक्टर है वो सपनों की व्याख्या करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी इंसान की कोई बीमारी हो जाती है, मानसिक रूप से अवसाद होना, या जो भी कुछ समस्या होती है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, कुछ हार्मोन से डिसऑर्डर हो जाना बॉडी में, है ना, तो उनको समझने के लिए वो डॉक्टर यही करता है कि आपके सपनों का विश्लेषण करता है, और उससे आपका जो अवचेतन मन है, जो कि असली पावर सेंटर वही है, असली असली ऊर्जा का केंद्र तो वही है, क्योंकि वहीं से सब कुछ संचालित होता है हमारा। तो किस तरह से उस मनोविज्ञान की दुनिया और उस मनोविज्ञान के संसार को समझने के लिए, उसके सारे आयामों की एक वास्तविक और सही व्याख्या करने के लिए, और क्या क्या हो सकता है, क्या समझ सकते हो, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। फिर रक्षा तंत्र यानी कि जो अंदर की जो आपकी जो शक्ति है ना, जो पॉजिटिविटी है, उन सारी चीजों को, क्योंकि मतलब क्या होता है कि मनुष्य को कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको कुछ डर बैठ जाता है उसके अंदर। मैंने कहा नहीं, सारी मनोवैज्ञानिक चीजें हैं। तो ये सारा मन का खेल है। तो उस मन के खेल को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, उस व्यक्ति के बारे में समझना हो, उसकी मेंटल जो प्रॉब्लम है उसके बारे में समझना हो, उसकी मानसिक जो ताकत है, कोई आदमी इतना अधिक कहते ना कि मतलब वो कहते ना कि बहुत मानसिक स्ट्रोंग है, तो कैसे हो गया वो, तो उसके पीछे को समझने के लिए इन सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। और कोई व्यक्ति है कि बहुत कमजोर है, अपने आप को बहुत जल्दी घबरा जाता है, डर जाता है, या परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है ना, तो उसके व्यक्तित्व के निर्मित होने का जो बैकग्राउंड है उसको जब हम समझेंगे तो उसके पीछे के इस संसार को समझ करके हम उसके मनोविज्ञान को, उसके अवचेतन मन को, और उसकी मानसिक शक्ति, उसकी मानसिक कमजोरी, उन सारी की सारी चीजों की आसान तरीके से और सरल तरीके से व्याख्या कर पाएंगे, उनको हम समझ पाएंगे, है ना। तो मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। हमारे आसपास भी हम देखते हैं ना कि कोई किसी को कुछ डिस्टर्ब हो गया तो हम समझते कहते हैं कि पागल हो गया है, तो लेकिन हम ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन सारी घटनाओं को, उन प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता होती है। लोग आमतौर पर जो इस चीज को नहीं जानते वो आपको कहेंगे कि अरे कुछ नहीं है, तो खिसक गया, वो ज्यादा पढ़ लिया है भाई, आउट हो गया, मैं इसको ढीला हो गया है। मैंने कहा ना फिर वही कि उसके बैकग्राउंड को समझने की आवश्यकता है। जैसे हमारा हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, तो डॉक्टर कैसे ठीक करता है, तो वैसे ही अगर इस ब्रेन में यहाँ पे कुछ हो गया है तो उसका भी अपना एक ट्रीटमेंट होता है। ये भी बीमार होता है, इस पर भी कुछ डिफेक्शन हो सकता है, देयर आर गोइंग टू मेनी प्रॉब्लम्स। So then we don't understand what is the mental disorder, what is the mental problem, without we don't give any opinion, without we don't make any statement about this person is going to
मेंटल डिसऑर्डर, इस पर्सन इज द मेड, कि वेंडो विग्योशा, दिमाग हंसकी क्यों उठूं। तो इस तरह की जो बात होती है उसको अगर हम समझेंगे, उसके सारे सरोकारों को समझेंगे, तो बाकी सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। तो देखिए सिगमंड फ्रायड ने क्या किया, और मैंने कहा ना इसको, उसने यही बताया। सिगमंड फ्रायड 1890 के दशक की शुरुआत में स्थापित किया था, और 1890 का दशक देखिए, 1938 से 40 के आसपास उनकी मृत्यु होती है ना। तो वो दौर देखिए, उस समय तो भारत तो गुलाम ही था, और उस समय की क्या स्थिति थी और क्या चीजें हमारे सामने काम कर रही थी, उसको अगर हम समझेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी, है ना। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता, और सिगमंड फ्रायड के इस मनोविज्ञान की इन सारी अवधारणाओं को अगर हम समझेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप हमें समझ में आ जाएगी। और मैंने आपसे बताया ना कि बहुत ही सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है कि यार बहुत भारी विषय है, हमें तो समझ में नहीं आता मनोविज्ञान क्या होता है। आप अपने आसपास घर में किसी के साथ बैठेंगे, उससे बात करेंगे, वो क्या सोचता है ना, अपने बड़े बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं, अपने भाई बहन से बात कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, जो बच्चे उनसे पूछेंगे, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें आप कलेक्ट कर सकते हैं। कि कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत लूज होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो उसके पीछे मैंने कहा ना कि एक मेंटल जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका बड़ा योगदान होता है। अगर उन सारी चीजों को हम समझ पा रहे हैं या समझते हैं, तो बाकी सारी चीजें हमें बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगी। और कोई भी विषय इतना कठिन नहीं होता है कि अगर आप प्रयास करें, हम प्रयास करें और हम उसको समझ नहीं पाए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। रस्सी है ना, रस्सी वो पत्थर को भी काट सकती है। तो अभ्यास करने से तो कुछ भी हो सकता है। दिमाग, शरीर, इसको हम जिस भी अवस्था में ढालना चाहते हैं ढाल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने आइडियाज को बदल सकते हैं हम। ठीक है। तो ये हमने यूजीसी नेट की जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, सॉरी यूनिट नंबर जो 4 है, जिसमें हमने वैचारिक जो पृष्ठभूमि यानी विचारधाराओं का जो अध्ययन करना है। मैंने कहा ना कि जो वैचारिक जो क्रांतियां हुई, मतलब विचारधाराएं जो भी आधुनिक काल में आई है, उनको समझने की आवश्यकता है। कोई विद्वान आया है, उस चाहे फूले साहब की विचारधारा हो, चाहे मोहम्मद साहब की विचारधारा हो, चाहे बुद्ध की विचारधारा हो, चाहे कबीर की विचारधारा हो, है ना, चाहे सावरकर की विचारधारा हो, उन सारी चीजों को जब हम समझेंगे, उनका एक मोटा मोटी जब निचोड़ समझ पाएंगे, तो हम समझ पाएंगे कि समाज में जो कुछ परिवर्तन घटित हुआ है उसके पीछे क्या कारण है। जैसे हम साहित्य में समझते हैं ना कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी, है ना। तो अब वो सब नाम तो दे दिए, लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, और प्रयोगवाद क्या है। कि अज्ञे उसको लेकर आते हैं और नए नए प्रयोग करने की बात करते हैं। प्रगतिवाद क्या है कि प्रगतिशील मूल्यों की बात करते हैं, जिसको मैंने कहा ना कि वामपंथ या मार्क्सवादी आलोचना भी कहा जाता है। ये सवाल भी बार बार नेट का जो आपका आता है ना, 4 में से एक राइट करना, उसमें पूछा जाता है। तो मोटा मोटी आप वैचारिक पृष्ठभूमि को और पृष्ठभूमि के आयामों को समझ जाएंगे ना, तो जब फिर कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप चाहे गोदान पढ़े, चाहे अज्ञे को पढ़े, चाहे रेणु को पढ़े, चाहे कुंवर नारायण को पढ़े, चाहे केदारनाथ सिंह को पढ़ रहे होंगे, अज्ञे भी मनोवैज्ञानिक रचनाकार हैं, उनका आप पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी, पूरा मनोविज्ञान के ऊपर है। इस सिगमंड फ्रायड के मनोविज्ञान को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक शेखर एक जीवनी को समझना भी मुश्किल होगा। तो उन सारी चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना कि लेखक पहले विचार को लेकर आता है या पहले भाव को लेकर आता है, ये अलग बात है। अगर आप बिल्कुल एकदम नए नौजवान, मतलब पहली बार फ्रेश पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप टेक्स्ट के माध्यम से उस चीज को समझ पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप माना कि उस थोड़ा शोध की तरफ आ चुके हैं, आपने कुछ पढ़ लिया है, और अब आप कुछ डिफरेंट टाइप से लिखना चाहते हैं या फिर कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी रुचि अगर मनोविज्ञान में है तो आप शेखर एक जीवनी जैसे को पढ़ेंगे। यथार्थवाद की तरफ है तो आप गोदान प्रेमचंद का लेखन पढ़ेंगे।
अगर आप आंचलिक साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो रेणु को पढ़ेंगे, विजयदान देथा बिजी को पढ़ेंगे, हमारे मित्र राजेंद्र सजल, उनकी कहानियां पढ़ेंगे आप। वो भी ग्रामीण जीवन की या लोक जीवन की कहानियां लिखते हैं। उनका अभी हाल ही में कहानी संग्रह आया है रामलीला के नाम से। राजेंद्र सजल हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और बहुत मार्मिक कहानियां हैं उनकी। अगर आपकी रुचि हो तो उनसे पढ़ सकते हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उन सारी चीजों की तरफ जाएंगे आप, और जैसे जैसे सीखने की प्रक्रिया चलती जाएगी वैसे वैसे आप अपने आप को और भी कॉन्फिडेंट, और भी भरा पूरा, और अंदर से एक आत्मविश्वास अपने आप मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने दो पढ़ा, मार्क्सवाद और मनोविज्ञान। आगे हम बाकी जो विचारधारा है उन पर बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए, और वीडियो हमेशा पूरा देखिए, और गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है।